everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So you're watching the Robert Barron series by Poly Psychology. और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी राइट नाउ करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, यू कैन शेयर माय चैनल्स लिंक विद देम. And also, if you need my handwritten notes, then you can check the description box of this video. You will get the links to my notes and also to the important चैनल प्लेलिस्ट जो भी मैंने क्लास 11-12 के NCERTs पढ़ाए हैं, और ये रॉबर्ट बैरन सीरीज़ का भी एंटायर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे टाइम निकाल करके देख लीजिए. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद परसेप्शन. Till now we are continuing with the third chapter, sensation and perception. Sensation का टॉपिक्स हमने entirely कवर कर लिया है. अगर आपने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से निकाल करके इसके प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिए एंड उसके बाद परसेप्शन आप समझिए आके. तो यहाँ पर हम परसेप्शन स्टार्ट कर रहे हैं. What is perception? Perception, putting it all together. तो हमारे environment में in which we live, देर आर सो मैनी स्टिमुलस अराउंड अस. बहुत सारे स्टिमुलस हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम एक पर्टिकुलर मोमेंट में हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही अपना अटेंशन देते हैं. नाउ इमेजिन योर सेल्फ लाइक आप बाहर में हैं या कहीं पर भी आप अपने आप को इमेजिन कीजिए. आप सामने देखेंगे कितने सारे स्टफ्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने सारी साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगे. कहीं पर गाना बज रहा होगा या कहीं पर कुछ किसी बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है या कोई बात कर रहा है. तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये जो है ये म्यूज़िक है, someone is singing or a music is being played? कहाँ से समझ आता है? आपको कोई चीज़ अगर नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है कि अच्छा ऊपर में सीलिंग फ़ैन है, तो मुझे कहाँ से पता चला कि ये सीलिंग फ़ैन है? मैंने देखा, माई विजन इट वॉज लाइक इट वर्कड. जब मैं देखी तो मुझे वो सेंसरी इनपुट मेरे आँखों के अंदर से जा कर के मेरे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाया और फिर मुझे विद इन सेकेंड, मैंने सेकेंड्स भी नहीं, एकदम से मेरे को समझ में आ गया कि ये सीलिंग फ़ैन है. तो ये कैसे हुआ? हाउ वॉज आई एबल टू नो दैट इज़ अ सीलिंग फ़ैन? क्योंकि मेरा परसेप्शन काम किया. जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मेरे सराउंडिंग से मिला, आई वॉज एबल टू अरेंज इट एंड फॉर्म इट इनटू अ meaningful term, and that is I can see there is a ceiling fan. तो इसको कहते हैं परसेप्शन. वी पुट इट ऑल टुगेदर. जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग में होता है विच इज़ रेलेवेंट. नाउ व्हेन आई एम सपोज इमेजिन योर सेल्फ इन अ प्लेस लाइक अ शॉपिंग मॉल. तो आप जब शॉपिंग मॉल में होते हैं तो वहाँ पर कितने सारे लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं. तो तभी आप अपनी फ्रेंड का बात या आपकी मदर जो बोल रही हैं या जिसके साथ आप गए हैं वहाँ पर, आपको कैसे समझ आता है कि आप उनके ही बात को सुन करके रिप्लाई करते हैं? That happens because despite there are so many other stimulus, sound से related काफ़ी सारे स्टिमुलस आपके सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, स्टिल आप अपना फोकस जो है आप अपनी फ्रेंड की बात पर देते हो, तभी आप उनको सुनते हो और उन्हीं को रिप्लाई करते हो. सो दैट इज़ ऑल अबाउट आर परसेप्शन. हम कैसे एक चीज़ को एक्टिवली सिलेक्ट करते हैं, जो भी रेलेवेंट स्टिमुलस होता है उसे हम सिलेक्ट करके हम उस पर रिएक्शन देते हैं, उसको समझते हैं. दैट इज़ परसेप्शन. सो द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज़ द वे इन विच वी सिलेक्ट, organize and interpret the sensory input to achieve a grasp of our surroundings. तो सराउंडिंग में जो भी relevant चीज़ चल रही है, जिस चीज़ को मुझे attention देना चाहिए, when you are sitting in a classroom and the teacher is teaching, of course आप अपने क्लासरूम के अंदर में हैं और सपोजिंग बच्चों का ब्रेक चल रहा है जूनियर क्लासेस का, तो बाहर में शोर मच रहा होगा, बच्चे अपने टिफ़िन खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो आप क्या करते हो? उस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो और अपना फोकस को आपकी टीचर के बातों पे लाने के लिए आप मेंटेन करते हो, वो फोकस को अटेंशन देते हो. सो दैट इज़ यू आर एक्टिवली सिलेक्टिंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग एंड यू आर trying to interpret the sensory input which you are getting through your vision, through your auditory system, and that's how you are able to achieve a grasp of your surrounding. So यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हम परसेप्शन कर रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, जब हम उस चीज़ का परसेप्शन कर रहे हैं तो तब we are selectively attending to certain aspects of our environment only, because when I'm
in a particular kind of an environment, there are so many stimulus around me that it's like it's vague to attend to everyone. And हम हर एक स्टिमुलस को ऑफ कोर्स अटेंड कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें वो ज़रूरी भी नहीं है। तो जो चीज़ हमें रेलेवेंट लगता है, जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसे सिलेक्टिवली अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉकटेल पार्टी फिनोमेनन के बारे में दिया गया है, एंड इट हेल्प्स अस टू मीट विद द डिमांड्स ऑफ डिवाइडेड अटेंशन। तो डिवाइडेड अटेंशन का ये मतलब है कि जब आप सपोजिंग इमेजिन करें आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं, म्यूज़िक चल रहा है, सब पार्टी कर रहे हैं, दे आर एंगेज्ड इन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड having chit chat with each other. So what happens is that when people are talking, there are so many people talking and you are also standing there and you are also engaging in their talks, but suddenly आप उतना ज़्यादा मतलब अटेंटिव नहीं रहते हो वो ग्रुप के बातों में। तो अगर कोई कुछ इंटरेस्टिंग सा बात बोला किसी के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट आ जाता है कि अरे इसके बारे में बोल रहे हैं तो क्या होगा। आप अचानक से एकदम इंटरेस्टेड हो जाते हो और आपका अटेंशन जो है वो खाना छोड़ के एकदम उनके बात पे आ जाता है सडनली। या फिर आप एकदम बिजी होकर के अपने ग्रुप के साथ बात कर रहे हो, पार्टी चल रही है, म्यूज़िक चल रही है, कहीं से आपको लगता है जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा, तो आप कैसे सुन पाते हो? इतना अगर नॉइज़ चल रहा है, इतने सारे स्टिमुलस होते हैं, बहुत एकदम नॉइज़ी एनवायरनमेंट भी है, या फिर आप बहुत बिजी भी हैं, तो भी अगर कोई आपको पीछे से बुलाता है या कोई आपका नाम लेता है एकदम नॉर्मल वॉइस में भी, तब आपको अचानक से रियलाइज़ होता है कि किसी ने मेरा नाम लिया। पीछे मुड़ करके देखते हो कि कौन है। तो ये कैसे हुआ? ये हमें दिखाता है कि अगर भी हम बिजी भी थे, तब भी हम ये पर्टिकुलर स्टिमुलस को वी वर एबल टू कॉम्प्रिहेंडेड, वी वर एबल टू नोटिस दैट स्टिमुलस। तो इसे कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमेनन। डिस्पाइट द डिवाइडेड अटेंशन, वी वर एबल टू एक्टिवली सिलेक्ट द स्टिमुलस एंड हम उसे इंटरप्रेट कर पाए, परसीव कर पाए। तो परसेप्शन से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे हम परसेप्शन को यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। सो व्हाट इज़ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी स्ट्रक्चर द इनपुट फ्रॉम आवर सेंसरी रिसेप्टर्स। तो जो भी चीज़ों को समझने के लिए इतने सारे स्टिमुलस हैं, इतने सारे सेंसरी जो भी स्टिमुलस होता है और जो भी रेस्पॉन्सेस होता है हमारा उस स्टिमुलस को लेके, वो कैसे करते हैं हम? इट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कि वी स्ट्रक्चर द इनपुट, जो भी इनपुट हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स ले रहा है, बी इट फ्रॉम विजन, बी इट फ्रॉम ऑडिटरी सिस्टम, बी इट फ्रॉम एनीवेयर, उस चीज़ को फर्स्ट वी स्ट्रक्चर इट, हम स्ट्रक्चर करते हैं एक्टिवली, हम उसे ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हमारा परसेप्शन होता है। सो सेंसेशन में क्या हो रहा है? सेंसेशन में देर इज़ ओनली द स्टिमुलस एंड द सेंसरी रिसेप्टर्स आर एबल टू एक्सेप्ट, और द सेंसरी रिसेप्टर्स आर एबल टू कैरी द इनपुट। सेंसरी रिसेप्टर्स में आपका इनपुट गया, उसके बाद का क्या? इतने सारे स्टिमुलस होते हैं, उसमें से आपको हर चीज़ को सेंसरी रिसेप्टर्स में गया आपका अटेंशन का, तो आप किसको एक्टिवली सिलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, इंटरप्रेट करके उसे मीनिंग देते हो, दैट इज़ परसेप्शन। सो सम साइकोलॉजिस्ट नोन बाय द नेम ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, इनको ये चीज़ जो है इस फिनोमेनन के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे परसेप्शन हम करते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो इनेट टेंडेंसी क्या है परसेप्शन को लेके। सो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ये, जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में काम कर रहे थे। दे वर जर्मन पीपल, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, दे वर इंट्रिग्ड बाय आवर टेंडेंसी टू परसीव द सेंसरी पैटर्न्स as well organized wholes rather than as separate isolated parts। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक नॉट एंटायरली, मतलब एक होल फिगर भी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल का, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो यू वुड से लाइक एक ट्रायंगल काइंड ऑफ कुछ एक दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज we have got that innate tendency in us to perceive the sensory patterns as well organized whole। हम उसे whole figure में देखते हैं और entirely एक साथ एक structure, entire structure में उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए हमें आधा आधा कुछ भी अगर आपको फिगर नज़र आ रहा है तो उसमें वो फिनोमेनन काम आता है, जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। What is figure ground relationship? It is our tendency to divide the perceptual world into two distinct parts। एक होता है two distinct part में discrete figures, और दूसरा होता है
the background against which they stand out. तो just try to understand it in this way कि फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप एक ऐसा फिनोमिनन है या फिर एक ऐसा टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स का जहाँ पे कि हम परसेप्चुअल वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जिसे कि हम परसीव कर सकते हैं, जिसे कि हम देख करके समझ सकते हैं, वो वर्ल्ड जहाँ पर कि हम रहते हैं, वहाँ के हर एक ऑब्जेक्ट्स को हम देख करके उसका मीनिंग बना सकते हैं, वहाँ पर हम परसेप्चुअल वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट होता है उसका डिस्क्रीट फिगर होता है जहाँ पे कि वी try to notice that figure which has got a definite shape and a definite and a particular location in space, and the other one is the ground which has no shape and seems to continue behind the figure and has no definite location. For example, when you look at the sky and you notice the birds flying, आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? आप बर्ड्स को फ्लाई करते हुए नोटिस करते हो, यू नो दैट स्काई इज़ देयर, लेकिन आपका क्या है कि आप स्काई को उतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करके आप नहीं देखते हो. यू फर्स्ट ट्राई टू नोटिस द बर्ड, क्योंकि बर्ड जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है स्काई में उड़ते हुए, क्योंकि स्काई तो क्लियर है या फिर आपको पता है कि स्काई सब तरफ एकदम भरा हुआ है, तो आपका अटेंशन उतना नहीं जाता. फर्स्ट आपको जब आप ऊपर देखते हो तो आपको बर्ड्स फ्लाइंग दिखते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ ग्रुपिंग, सिंपल प्रिंसिपल्स डिस्क्राइबिंग हाउ वी टेंड टू ग्रुप discrete stimuli together in the perceptual world. तो लॉज ऑफ ग्रुपिंग कैसे होता है, ये कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम वी टेंड टू ग्रुप डिस्क्रीट स्टिमुली टुगेदर इन द परसेप्चुअल वर्ल्ड. तो यहाँ पर कुछ स्टिमुलस होता है जो कि हमारा टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स का कि हम उसे अपने आप ग्रुप में देखने लगते हैं. दैट्स वाई गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात हुई ना, क्योंकि आपको पता होगा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में वी ट्राई टू सी द पैटर्न ऑफ द स्टिमुलस एज अ होल. हम होल देखते हैं, पार्ट करके नहीं देखते उस चीज़ को, क्योंकि ये हमारा एक टेंडेंसी है. तो इसको समझने के लिए वी विल नाउ ट्राई टू लुक एट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, स्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ चेंज. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज बेसिकली वो होता है जहाँ पर कि वी ट्राई टू जनरलाइज, वी ट्राई नॉट टू डिफ्रेंशिएट द स्टिमुलस, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्पाइट देयर इज सम चेंजेस जो कि हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स को है उसको फील होता है, लेकिन हमारा माइंड जो है, हमारा परसेप्शन जो है वो चेंज नहीं हो पाता. तो इसे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज कहते हैं. ऑल्सो वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट इल्यूजन्स, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. तो यहाँ इस वाले वीडियो में हम सिर्फ कॉन्स्टेंसीज के बारे में पढ़ेंगे. सो कॉन्स्टेंसीज आर टेंडेंसी टू perceive physical objects as unchanging despite shifts in the pattern of sensations these objects induce. तो जैसा कि मैंने बताया कि constancies हमारे वो टेंडेंसी हैं to perceive physical objects, जो भी physical objects मौजूद है वर्ल्ड में उसको जब हम देखते हैं then we have got this tendency in ourselves कि we see it as unchanging despite there is shift in the pattern of sensation these objects induce. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बुक में ही गिवन है, यू कैन गो थ्रू इट. इट हैज़ बीन सेड कि आप अपने राइट हैंड को सामने लीजिए और सेवरल टाइम्स अपने फेस के पास से उसे पास लेकर के आइए हाथ को, फिर दूर लेकर के जाइए. तो आपको क्या नज़र आएगा कि द साइज़ ऑफ योर हैंड विल बी लाइक आपके रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट है. डज इट सीम टू चेंज इन साइज? इट इज़ डिफरेंट बट प्रॉब्ली नॉट. यू विल नॉट फाइंड इट टू बी चेंजिंग. लेकिन जो इमेज बन रहा है वो डिफरेंट है. हमारे रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपका परसेप्शन कैसा है? अनचेंजिंग है. सो इट हैज़ गॉट स्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ चेंज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नेक्स्ट इज साइज कॉन्स्टेंसी. तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंसीज के बारे में बताया गया है जो कि यूजुअली अकर होता है ह्यूमन बींग्स के साथ. फर्स्ट इज द साइज कॉन्स्टेंसी. इट इज़ द टेंडेंसी टू परसीव अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ कॉन्स्टेंट साइज इवन व्हेन द साइज ऑफ द इमेज इट कास्ट ऑन द रेटिना चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, यू सी योर फ्रेंड कमिंग फ्रॉम एट अ डिस्टेंस, यू सी दैट पर्सन. आपको ऑफकोर्स उनका इमेज जो है वो स्मॉलर लगेगा दूर से, लेकिन you will not
ट्राई टू थिंक कि इनका जो मतलब एक्चुअल साइज़ है वो ही एकदम से स्मॉल हो गया, बिकॉज यू नो इट, आपका परसेप्शन जो है वो ऑल्टर नहीं होगा, इस सीन में वो ऑल्टर होगा ही नहीं. सो दैट इज साइज कॉन्स्टेंसी. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? This happens because of the factors that seem to account for this tendency is the size distance invariance and the relative size. So what is size distance invariance? This principle suggests that when estimating the size of an object, we take into account both the size of the images it casts on our retina and the apparent distance of the object. तो ये प्रिंसिपल बताता है कि क्यों साइज कॉन्स्टेंसी जो है वो एक्चुअली वर्क करता है. बिकॉज साइज डिस्टेंस इनवेरियंस, रिमेंबर साइज एंड डिस्टेंस बोथ का इनवेरियंस, वो ये वाला प्रिंसिपल में इट ट्राइज टू से दैट व्हेन एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट का साइज को एस्टिमेट कर रहे हैं, वी टेक इनटू अकाउंट बोथ द साइज ऑफ द इमेज इट कास्ट ऑन आवर रेटिना एंड द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें पता होता है कि क्योंकि ये डिस्टेंट में है, आई मीन ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंट है, इस ऑब्जेक्ट का मेरे से इतना डिस्टेंस है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है ये इतना लेस आ रहा है. सो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर. सो दैट इज साइज डिस्टेंस इनवेरियंस. नेक्स्ट इज द रिलेटिव साइज, अ विजुअल क्यू बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ एन unknown object to the objects of known size. So relative size का मतलब है कि this mechanism it especially useful for estimating the size of unfamiliar things. तो unfamiliar things का size को हम समझने के लिए इस mechanism का use करते हैं. relative size का ये एक visual cue है which is based on comparison of the size of an unknown object to objects of the known size. So if I know that this particular kind of an object may be of this size or this shape, so I will be able to estimate कि okay ये वाले अननोन ऑब्जेक्ट का साइज भी कुछ इसी के बराबर होगा. सो दैट्स वाई साइज कॉन्स्टेंसी हमारा काम करता है कि हम डिस्टेंस को देख करके और हमारा जो रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है उसको देख करके हम कंफ्यूज नहीं हो जाते कि इसका एक्चुअल साइज जो है वो चेंज हो गया होगा. वी नो बिकॉज वी नो कि ये पर्टिकुलर साइज का है. सो दैट इज साइज कॉन्स्टेंसी. नेक्स्ट इज द शेप कॉन्स्टेंसी. इट इज़ द टेंडेंसी टू परसीव अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एज हैविंग a constant shape even when the image it cast on the retina changes. So to explain this phenomenon you can take the example of tossing a coin. जब आप coin को toss करते हैं then you can clearly see कि coin का shape जो है वो change होता है. Eclipse form of a shape it takes and still you are able to have this thing in your mind कि उसका shape जो है वो change नहीं हो रहा है. आप देख रहे हो उसका shape change हो रहा है but still you know कि वो circular का ही shape it retains. So that is about shape constancy. Even though we are seeing हमारे आँखों के सामने there is a shift in the pattern of the characteristics of the particular object, but still we are at it. We are constant in our perception and we are not changing our perception. Next is the brightness constancy. This is the tendency to perceive objects as having a constant brightness when they are viewed under different conditions of illumination. तो supposing एक particular color का dress है, तो वो ड्रेस अगर आप एक पर्टिकुलर लाइट में पहनते तब भी आपको वो सेम दिखाई देगा, अगर आप बाहर सनलाइट में जाते हैं तब भी आपको सेम दिखाई देगा. आप अपना नोशन जो है वो उस चीज़ का उसे जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो एंटायर एनवायरनमेंट का और उस चीज़ के ऊपर, उस ड्रेस के ऊपर जो लाइट है उसका इंटेंसिटी को चेंज कर दिया जाए आपको, मतलब कंफ्यूज करने के लिए कि कोई दूसरा कलर है, तब तक आपको लगेगा कि वो सेम ही है. इवन दो द लाइट हैज़ बीन चेंज्ड you will be able to perceive it as similar. So that is all about brightness constancy. Now next topic of illusion we will take in our next video. So I hope that you all like this, and अगर आपको मेरे वीडियोस से पढ़ाई समझ में आती है, टॉपिक समझ में आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को भी बहुत हेल्प हो जाना है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.